नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और टीसी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है दूर ध्रुवता का अंत। अभी तक अगर आपने मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए और मेरी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को ज़रूर देखिए। आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब हम जर्मनी के बारे में। जर्मनी यूरोप का एक देश है, ठीक है, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खींची गई जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पश्चिम कहलाया और दूसरा हिस्सा पूर्व कहलाया था। ये जो बेटा पश्चिम और पूर्व मैं आपको बता रहा हूँ ना, इससे जर्मनी भी दो हिस्सों में बट गया था, एक पश्चिमी जर्मनी और दूसरा पूर्वी जर्मनी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो पश्चिमी जर्मनी था या पश्चिमी जो पूरा विश्व था, ठीक है, वो पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट कर रहा था और पूंजीवादी व्यवस्था जो थी वो पूरी तरीके से अमेरिका की व्यवस्था थी। और यहाँ पर अगर बात करें हम पूर्वी व्यवस्था के बारे में या पूर्वी विचारधारा के बारे में, तो जो पूर्वी विचारधारा थी वो साम्यवादी विचारधारा थी, ठीक है, जो कि किसकी विचारधारा थी? सोवियत संघ की विचारधारा थी, यूएसएसआर की विचारधारा थी। और ये इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर शीत युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं पहले इसकी जो फुल फॉर्म है यूएसए और यूएसएसआर की, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसे कॉपी में जरूर लिख लेना, ठीक है। देखिए सुनिए, सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको यूएसए की फुल फॉर्म। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी जो है वो है आपका यूएसएसआर। यूएसएसआर यूनाइटेड ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका मतलब होता है सोवियत संघ गणराज्य, ठीक है। यानी कि ये दोनों जो मैंने आपको बताया ना, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फुल फॉर्म इनकी जरूर याद रखना, क्योंकि पूरे 3 चैप्टर जो है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। तो अगर आप इनको याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। पहले तो मैं आपको बता दूं कि रूसी क्रांति के बारे में। देखिए रूसी क्रांति जो थी वो दुनिया की बहुत बड़ी क्रांतियों में से एक है। वैसे तो आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सुना होगा, रूसी क्रांति भी उनमें से एक है, ठीक है। देखिए पहली दुनिया की अगर हम बात करें तो पहली दुनिया में आपको यूएसए को काउंट करना होता है, और जबकि दूसरी दुनिया में हम लेते हैं यूएसएसआर को। यूएसएसआर जो है वो आपको बता दूं मैं कि वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था या कह सकते हैं साम्यवादी विचारधारा को सपोर्ट करता है और वो पूंजीवाद का विरोध करता है। सेम इसका अपोजिट है आपका पूंजीवादी समर्थन करने वाले लोग। तो जो पूंजीवादी को समर्थन करते हैं, जाहिर सी बात है वो साम्यवादी का विरोध करेंगे। चलिए, तो ये थी हमारी जो पश्चिम और पूर्वी दुनिया के बारे में कुछ बातें। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बर्लिन की दीवार के बारे में। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि जो जर्मनी है, जर्मनी के अंदर बर्लिन की दीवार बनी हुई थी, क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था यूरोप एक महाद्वीप है, ठीक है बच्चों, और यूरोप महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी गलत हो गया बच्चों, आप सही कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम इसके बारे में। देखिए जर्मनी के अंदर जो दीवार बनी हुई है उसकी जो कुल लंबाई है वो है 150 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। कितनी है? 150 किलोमीटर। और उसके बाद जो इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1961 में, ठीक है। 1961 में जर्मनी की जो दीवार है इसको बनाया गया था। और ये कब तक खड़ी रही थी अगर इसकी बात करें हम, तो ये 28 सालों तक जर्मनी की दीवार बिल्कुल सीधी खड़ी रही। लेकिन जब शीत युद्ध का अंत आने लगा, जब शीत युद्ध खत्म होने की बात आई, तो इस दीवार को गिरा दिया गया। कब गिराया गया था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये गिराया गया था बेटा 9 मई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप देख लेना। 9 मई 1979 को इस दीवार को गिरा दिया गया था, ठीक है। और फिर इसके बाद में शीत युद्ध का अंत भी माना गया कि अब ठीक है, अब भाई ये दीवार जो थी जिसने दुनिया को 2 खेमों में बांटा था, अब जब दीवार ही वो गिर गई है तो फिर आप कह सकते हैं कि शीत युद्ध खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ की जो विचारधारा थी। देखिए संघ लगा होने से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ये जो संघ यहाँ पे लगा हुआ है ना बच्चों, ये संघ का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। और सोवियत संघ का मतलब है कि इसके अंदर एक देश नहीं था, रूस। हम रूस की बात करते हैं, रूस तो चलिए ठीक है शक्तिशाली देश था ही। इसके अलावा इसके अंदर और भी देश थे। कितने देश थे इसके अंदर? देश थे 15। कितने थे बच्चों? 15 देश थे, ठीक है। और इन 15 देशों को मिलाकर क्या बना हुआ था? आपका सोवियत संघ बना हुआ था।
चलिए शुरू करते हैं सोवियत संघ की विशेषता के बारे में। सोवियत संघ की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आती है उनकी संचार प्रणाली। ठीक है बच्चों, इसकी संचार प्रणाली बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, दूर दराज के इलाकों में आने जाने के लिए जो साधन थे वो बहुत अच्छे थे, और यहाँ पर जो घरेलू उद्योग था वो उन्नत था। उन्नत का मतलब होता है बहुत अच्छा था। ठीक है, यहाँ पर जो सामानों की जो क्वालिटी थी वो अमेरिका जितनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी और देशों के मुकाबले इनकी क्वालिटी बेस्ट थी। ठीक है, और अपनी जो ये जनता थी, जनता को इन्होंने क्या दिया था, न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा था। यानी कि जो जीवित रहने के लिए जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो सारी चीज़ें उन्हें दी जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं बेरोजगारी की। यहाँ पर बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर सरकार द्वारा रोजगार सभी लोगों को दिया जाता था। उसके बाद में सरकार पूरी तरीके से शासन चलाती थी। यहाँ पर कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं थी, यानी सभी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में हुआ करती थी। ठीक है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो उत्पादन करने वाली संस्था हो, सब पर सरकार का नियंत्रण होता था। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर सामान्य जरूरतें जैसे कि अब अलग अलग जरूरतें होती हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई आपकी शिक्षा, तीसरी चीज़ हो गई लोक कल्याण, चौथी चीज़ होगी बच्चों की देखभाल। ठीक है, उसके बाद में टैक्स, ये सब काम कौन करती थी, वहाँ की गवर्नमेंट करती थी। ठीक है, और यानी कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हर प्रति व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी गवर्नमेंट के हाथों में थी। तो इस तरीके से ये इसकी विशेषता है। विशेषताओं को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ सोवियत संघ की कमियाँ अगर आपने याद कर ली या अच्छे से पढ़ ली तो ये समझ लीजिए कि आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो कमियां हैं उन कमियों की वजह से ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हम विघटन के अंदर भी पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझना, देखना। ठीक है, सबसे पहली देखिए चीज़ इसके अंदर सोवियत संघ की कमियों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली कमी कौन सी थी? नौकरशाही का शिकंजा कसता चलता जा रहा था, मतलब कसा हुआ था यहाँ पर बहुत ज़्यादा। यानी कि क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट थी और जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वो सिर्फ अपनी मनमानी करते थे। दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये प्रणाली सत्तावादी प्रणाली थी, यानी एक ही गवर्नमेंट थी और एक ही गवर्नमेंट ने लगभग 70 सालों तक यहाँ पर शासन किया था। यानी और वो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट थी जिसको कोई हटा भी नहीं सकता था, क्योंकि जब तक दूसरी कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी तब तक सोवियत संघ की इस सत्तावादी पार्टी को हटाना नामुमकिन है। और यहाँ पर अपने राजनीतिक दल बनाने की परमिशन भी नहीं थी। नागरिकों का जो जीवन था वो बहुत ही कठिन हो गया था यहाँ पर। ठीक है, ये इनकी कमियाँ थी। क्योंकि बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इन्होंने जो पैसा था ना बच्चों वो हथियारों में ज़्यादा लगा दिया था, और जब हथियारों में सारा पैसा लगा दिया तो फिर यहाँ पर इन्हें अपनी जनता को या अपनी जो लोग हैं अपने लोग हैं उन लोगों की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पाए ये लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। यानी ये लोग आज़ाद नहीं थे, नाम के लिए सिर्फ यहाँ पर लोकतंत्र था, लेकिन लोकतंत्र यहाँ पर कामयाब नहीं था। और अभिव्यक्ति यानी अपनी बातें बोलने की इजाज़त भी यहाँ पर नहीं दी गई थी सरकार के द्वारा। और एक दल का शासन था, जैसे कि मैंने आपको बताया। कौन से दल का? कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी सरकार थी जो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। ठीक है, यानी आप कोई क्वेश्चन करोगे उसके लिए ये जवाब देना जरूरी नहीं समझते थे। ठीक है, उसके बाद में सोवियत संघ का निर्माण जो था वो 15 गणराज्यों को मिलाकर हुआ था, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाया भी था। ठीक है, और उसके बाद में उसमें रूस का जो दबदबा था वो सबसे ज़्यादा था, और उससे बाकी जो राज्य थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते थे। ये भी एक बहुत बड़ी कमी थी सोवियत संघ की। ठीक है, और इसमें संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग कहाँ पर किया गया था? हथियार बनाने में, जिसकी वजह से ये लोग अपनी जनता की जो ज़रूरतें थी उनको पूरा नहीं कर पाए थे। तो इससे उनका जीवन बहुत ही कठिनाइयों भरा हो गया था। यहाँ पर प्रौद्योगिकी उनमें बुनियादी मामलों में ये बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था। यानी ये कह सकते हैं कि जिस समय सारे के सारे देश हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और ये सब चीज़ें बना रहे थे, ये अभी भी अपने संसाधनों में घुल मिलकर लगा हुआ था और उन्हीं में ही अपना विकास करने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक पूर्ण विकास नहीं माना जा सकता। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सरकार जनता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि सारा का सारा पैसा कहाँ लगा दिया था? हथियारों में लगा दिया था। उसके बाद में सन 1979 में अफगानिस्तान के मामलों में इन्होंने हस्तक्षेप करके सबसे बड़ी गलती करी, वो भी उनकी एक कमियों में से एक है। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है उपभोक्ता
जो वस्तु होती है बेटा उनकी कमी होने के कारण इनको दूसरे देशों से आयात करना पड़ा, यानी कि मंगवाना पड़ा। और उसके बाद में जब खाद्य पदार्थों को भी आयात करना पड़ा, तो इसकी वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो गई कि भुखमरी जैसी समस्या बनने लगी, जिसको सरकार को जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन करना था, पर वो नहीं कर पाए। तो इन्हीं की वजह से अगर हम कहें कि सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये गलत नहीं होगा बच्चों। देखिए अब हम चलिए शुरू करते हैं बच्चों एक नया टॉपिक जिसका नाम है सोवियत संघ के विघटन के कारण। देखिए सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, कमियां मैंने आपको बता दी। जब कमियां पता चल गई तो सोवियत संघ के विघटन के वही सारे कारण थे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, वो आपको अब जाननी होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। देखिए पहला पॉइंट, इसमें क्या क्या साफ लिखा हुआ है कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी ना बेटा, उनके अंदर अंदरूनी कमियां बहुत ज़्यादा थी। मतलब वो अंदर से इतने वीक थे, कमज़ोर थे, उनके अंदर इतनी सारी कमियां थी जो कि सोवियत संघ के विघटन में सबसे बड़ा कारण बनी थी। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल था वो हथियारों में किया था। ये हमने कमियों में भी पढ़ा था। सोवियत संघ में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वो बहुत ही बुरा था। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। सोवियत संघ के ने अपना जितना भी पैसा था और जो संसाधन था वो ज़्यादातर कहाँ पे लगाया, वो लगा दिया यूरोप के पूर्वी देशों में। क्योंकि पूर्वी देशों की जो दोस्ती थी ना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जर्मनी के जो बर्लिन वाली जो दीवार थी उसने पूरे विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो उसमें से जो यूरोप का पूर्वी हिस्सा था वो सोवियत संघ के साथ जुड़ गया जाकर, और इसीलिए सोवियत संघ चाहता था कि भाई जो मेरी ये जो कमजोरी है, ठीक है, ये जो मेरी सोवियत संघ ये चाहता था। देखिए बच्चों, सोवियत संघ ने अपना सारा पैसा और संसाधन पूर्वी यूरोप में लगा दिया, क्योंकि जो बर्लिन की दीवार थी उसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। तो यूरोप का आधा हिस्सा इस जो सोवियत संघ के साथ जुड़ गया था, और ये सोवियत संघ चाहता था कि भाई मेरी जो दोस्ती है वो पक्की बनी रहे, बहुत अच्छी बनी रहे, ठीक है, जिससे कि मेरे आने वाले टाइम में ये मेरा साथ भी दें। तो इसने अपना सारा पैसा और संसाधन यहाँ लगा दिया। उसके बाद में जनता के प्रति ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उत्तरदायी नहीं थी, ये भी हमने कमियों में पढ़ा था। उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, ठीक है, इसका ये भी कारण है जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके बाद में पार्टी के जो लोग थे उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसकी वजह से जो वहाँ की जनता थी वो अपने आप को इनसे जोड़कर नहीं देख पाती थी, ठीक है। उसके बाद में मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति की वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए आगे देखते हैं। सोवियत संघ में जो नौकरशाही थी उसका शिकंजा था, ये मैंने ऊपर आपको पढ़ाई दिया था। उसके बाद में राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा का जो यहाँ पर अभाव था वो बहुत था। तो ये जो अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़े कारणों में से है, ठीक है। अब मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। देखिए सबसे पहले हमने विशेषता पढ़ा, उसके बाद उसकी कमियां पढ़ी, और उसके बाद में उसके विघटन के कारण पढ़े। जब विघटन हो गया तो उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, और इन परिणामों के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले शीत युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच की लड़ाई थी, ठीक है, और इसमें सोवियत संघ पूरी तरीके से खत्म हो गया तो शीत युद्ध भी खत्म हो गया। उसके बाद में दूसरी दुनिया का पतन हो गया। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है हथियारों की होड़, हथियारों की जो होड़ थी वो भी खत्म हो गई। जो उसके बाद में जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई। पांचवा पॉइंट है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना, ठीक है, और विश्व बैंक और संयुक्त मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। उसके बाद में नए देशों का उदय हुआ, क्योंकि जो 15 देश थे सोवियत संघ से जब अलग हुए तो वो नए देश कहलाए थे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद में उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ गया, और यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट है हमारा जो शॉक थेरेपी है उसकी नीति को अपनाया गया। तो इसके बारे में यहाँ पे जो दिया हुआ ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।